हेलो गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। एंड गाइस, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है इंडियन पॉलिटी की, या हिंदी में अगर हम कहें तो संविधान मूल निधि, जो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस और सीपीओ वगैरह आदि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज़ को हम बहुत ही इनोवेटिव बना रहे हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिकल पहलू और सारी चीज़ें डालते हुए हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने लास्ट सीरीज़ में अपनी देखा था कि जो राज्य के मूल तत्व हमने देखे थे और इसके अलावा और भी कुछ पहलू हमने देखे थे। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है संविधान में जो आर्टिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें संघ और राज्यों के बारे में कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ और इसका राज्य क्षेत्र आपकी स्क्रीन पे है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, संविधान का भाग 1, अगर आपसे पूछा जाता है बताइए राज्य को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, या भारत में राज्य केंद्र शासित प्रदेश को किस में परिभाषित किया गया है, तो देखिए संविधान के भाग 1 में दे रखा है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। पहला अनुच्छेद हम देखते थे, उसमें क्या कहा गया है कि जो भारत है, भारत जो है राज्यों का एक समूह है, राज्यों का एक संघ है। इसमें कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बनाम राज्य के समूह के राज्य का एक संघ होगा। इसका मतलब है, और देखिए संविधान सभा ने संविधान में भारत का नया नाम इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि एक भारत है, ये भी आया हुआ है। बताइए आर्टिकल भारत जो भारतीय राज्य है उसे किस तरीके से परिभाषित किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत दैट इज़ इंडिया, या इंडिया जो कि भारत है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो राज्य हैं हमारे, जितने भी राज्य हैं हमारे और केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, ये एक संविधान का परिणाम है। संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी गई, विचारधारा रखी गई, उसके आधार पे इन्हें जोड़ा गया है, एक साथ समाहित किया गया है। ठीक है ना, राष्ट्र एक है, उसकी सहूलियत की, उसकी प्रशासन की सहूलियत के लिए, व्यवस्था के लिए राज्यों में विभाजित किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग राज्य है, एक ही राष्ट्र है। बात समझ में आई आपको? इसमें ये कहा गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि इसमें आर्टिकल 1 में राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा, तो देखिए इसमें कहा गया है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र, देखिए राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें समय समय पे जो भारत सरकार अधिग्रहित करती है। किसी देश को अगर हमने विजय पा ली, उस देश का कुछ हिस्सा हमने ले लिया, तो वो इसी में ही आएगा, परिभाषित इसी में ही होगा। बात समझ में? ये सब देख लीजिए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। इसमें राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिए 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे हैं, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश अब भारत में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अब 7 की जगह 9 हो गए हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी सूची पर जम्मू कश्मीर को छोड़, अब ये वाला प्रावधान अब लागू नहीं होता। ये वाली लाइन जम्मू कश्मीर वाली काट दीजिए, जम्मू कश्मीर अब नहीं है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर छोड़ के अब सब जम्मू कश्मीर पर लागू हो रहा है, क्योंकि वो एक सामान्य राज्य बन चुका है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि राज्य कैसे बनते हैं और कौन कौन से आर्टिकल किस तरीके से उससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 2 में ये कह रखा है, अनुच्छेद 2 में कह रखा है कि जो हमारा भारत है, भारत में कोई भी नया राज्य स्थापित करना है या नए राज्य को समाहित करना है, उसकी शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार को है, यानी कि संसद को है। भारतीय संसद कानून बना के किसी भी राज्य को या किसी अन्य क्षेत्र को भारत में अधिग्रहित कर सकती है, जोड़ सकती है। बात समझ में आए? तो 2 में ये कहा गया है। 3 में हम देखते हैं कैसे तोड़ती है, क्या किस किस तरीके से क्या इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, इसमें हमारा जो आर्टिकल 3 है, ये इससे रिलेटेड है कि हम जो आज के स्थापित राज्य है, यानी कि भारत में जो राज्य है, उन राज्यों में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए ये राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियाँ,
आर्टिकल 3 में संसद को अधिग्रहित करता है। क्या अधिग्रहित करता है, कैसे परिवर्तन अधिग्रहित करता है? किसी राज्य में कुछ बदलाव करना। बदलाव क्या क्या होंगे राज्य में, देख लेते हैं। पहला क्या होगा, एक नया राज्य बनाया जा सकता है। किससे? किसी 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके, केंद्र शासित या राज्य मिलके उन्हें जोड़ के एक नया राज्य बनाने की शक्ति, ये बदलाव कर सकता है संसद। दूसरा बदलाव संसद क्या कर सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, बढ़ा सकता है, या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे जम्मू कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वो भी दो केंद्र शासित प्रदेश, उसकी सीमाओं में बदलाव संसद ने कानून बना के कर दिया है। इसके अलावा किसी राज्य का वो नाम भी परिवर्तित कर सकता है। ये भी अधिकार किसे है? ये सीधा सीधा अधिकार बच्चों भारतीय संसद को आता है। बात समझ में? आर्टिकल 3 में ये कहा गया है। अब ये हम देख लेते हैं कि भारतीय संसद कैसे कानून बना सकती है। इस संबंध में ये दे रखा है, नोट में दे रखा है, उपरोक्त परिवर्तन में संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। तो देखिए ये क्या है कि संसद में अलग राज्य बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर राज्य के नाम में, राज्य की सीमाओं में, राज्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना होगा तो उससे संबंधित कोई विधेयक जो है संसद के पटल पे जब भी रखा जाएगा, पहले वो उसे सूचना दी जाएगी भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपनी अनुशंसा, अपनी सहमति उस पर देगा, तब जाके वो बिल, एक कॉपी उसकी संसद में रखी जाएगी और दूसरी कॉपी भारत के राष्ट्रपति उस राज्य की विधायिका को भेज देंगे जो राज्य प्रभावित होने वाला है इस तरह के प्रावधानों से। तो उस राज्य को भेज देंगे और उस राज्य में कुछ समय निश्चित कर देंगे कि अपनी विचार विमर्श करके अपने विचार हमें प्रस्तुत करें। हालांकि जो विचार उस राज्य की विधायिका या 2 राज्य की विधायिका जो प्रस्तुत करती है अपने विचार राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनके विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो मान भी सकता है, चाहे उन्हें इग्नोर भी कर सकता है। आमतौर पे भारत के राष्ट्रपति जो है, जो संसद या केंद्र सरकार जो है उसकी दिशाओं पे ही चलते हैं, उसकी सलाह पे ही कार्य करते हैं। आगे हम चलते हैं। नए राज्यों का जो गठन होता है, इस नए राज्यों के गठन में संसद के पटल पे ऐसा प्रावधान रख दिया जाता है या ऐसा बिल, एक जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद वो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत यानी कि 50% सदस्यों की अनुपस्थिति में 50% जो सदस्य है वो उसके फेवर में वोट डालेंगे और 50% प्लस 1 सामान्य बहुमत, ये होता है। सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा। जब दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो जाएगा तो ये भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः इस पे अपनी अनुशंसा पहले ही दे चुका होता है, इसीलिए वो अपने साइन कर देता है और वो लागू हो जाता है। वो कानून लागू हो जाता है, वो प्रस्ताव कानून बन जाता है और वो लागू हो जाता है। ठीक है, ये था प्रोसेस। अब आर्टिकल 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। आर्टिकल 4 में अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 4 में ये कह रखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 4 में यहाँ पे हमें बता रखा, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में कहा गया। उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बदलाव संसद कर सकती है, संसद को जो शक्तियाँ दी गई है, वो अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन की शक्तियों से बाहर होगी। इसका मतलब है अगर राज्य की सीमाओं में आपको परिवर्तन करना है तो भारतीय संविधान संशोधन नहीं लागू होगा, भारतीय संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाना होगा, संशोधन विधेयक आपको नहीं लाना होगा। आर्टिकल 368 के तहत ये एक सामान्य विधेयक से ही पारित हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये देखिए, मैंने आपको जो भी फीचर बताया था पिछली वीडियो में, तो मैंने बताया था आपको भारतीय व्यवस्था जो है लचीली भी और कठोर भी। तो यहाँ पे लचीलापन पता लग रहा है। अगर राज्य के नाम में, राज्य में कोई परिवर्तन करना है तो सामान्य बहुमत से हो जाएगा। 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो लचीलापन है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आई होगी ये चीज़। तो इस तरीके से बात कही गई है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि राज्यों में किस किस तरीके से
पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, राज्य का कैसे कैसे पुनर्गठन हुआ है, और राज्य आज के जो राज्य है उनकी कैसे स्थिति किस तरीके से बनी है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं। देखिए प्रारंभ में जो था, जब 1950 में देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तो भारत में जो भारत की सीमाएं हैं वो 4 भागों में विभाजित थी बच्चों। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित थी। वो किस किस तरीके से विभाजित थी? देखिए पहले वो राज्य थे जहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अंडर में थी, और वहाँ पे वो गवर्नर्स बिठाते थे अपने डायरेक्ट जो अंग्रेजी शासन के कंट्रोल में था, और गवर्नर वहाँ पे होते थे। जैसे कि आज यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर में डायरेक्ट होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ काम करता है। उसके अलावा 9 प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब हो गया जो देसी रियासतें थी, उनके 9 क्षेत्र थे जिनकी अपनी विधायिका थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, जिसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे, जहाँ पर चीफ कमिश्नर होते थे। और कुछ ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट के अंडर में आते थे, यानी कि जहाँ पे विधायिका वगैरह कुछ नहीं होती थी, सीधा राजा होते थे। इसके अलावा चौथी एक कैटेगरी थी अंडमान निकोबार आइलैंड, बिल्कुल अलग थे, अलग से कैटेगराइज किया गया था। तो ऐसी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के लिए की गई थी। लेकिन अब क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था और भारत में एक नई व्यवस्था की ज़रूरत थी, ताकि देश का संचालन प्रशासनिक रूप से अच्छे से की जा सके और देश का समग्र विकास हो सके। इसीलिए कुछ सुधार किए गए और कुछ आयोग गठित किए गए। उन सुधार के लिए उन आयोगों की हम बात करेंगे। प्रमुख आयोग, उनके सुझाव। सबसे पहला है धार आयोग। धार कमीशन 1948 में गठित किया गया, और इसकी जिम्मेदारी ये थी कि भारत में जो इन राज्यों का बंटवारा है इसमें कैसे परिवर्तन किया जाए और कैसे इन्हें इस तरीके का बना जाए कि ये राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए सहूलियत प्रदान कर सके। तो देखिए उसके लिए धार आयोग ने कहा कि भारत में जो पुनर्गठन होना चाहिए, अगर पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन जरूर होना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। असल में ये आयोग इसलिए गठित किए गए थे ताकि ये उपाय बता सके कि हम किस तरीके से इन राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, तरीके जानने के लिए। तो इन्होंने बताया कुछ तरीके निकल के आए। किसी लोगों ने कहा भाषा के आधार पर होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो एस.के. धार कमेटी सबसे पहली कमेटी बनी 1948 में। उसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सहूलियतों के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं, इससे क्षेत्रवाद बढ़ेगा, भाषा के आधार पर झगड़े बढ़ेंगे और देश के टूटने की संभावना बन सकती है। उसके बाद इस रिकमेंडेशन को सरकार ने रखा, लेकिन अभी लागू नहीं करा था। आगे और कमीशन बनाए गए, क्योंकि ये बहुत विवाद हुआ। इस विवाद होने के बाद एक नया कमीशन आगे बनाया गया। ये कमीशन भी 1948 के अंत में बना और 1949 में इसने अपना काम करना शुरू किया। इसे प्रमुखतः जो नाम है इसका JVP कमेटी कहते हैं, JVP कमेटी। इसके सदस्यों के पहले नाम पे बना है ये JVP नाम। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टा भाई सीतारमैया। उन्होंने कमीशन के 3 सदस्य थे, 3 सदस्य कमीशन था। उन्होंने भी ये कहा कि देखिए भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा तो राज्य की या देश के टूटने की संभावना रहती है। इसीलिए प्रशासनिक सहूलियतों के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना होगा दोबारा से। क्लियर है? जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर का किया गया है प्रशासनिक सुधार के तहत या प्रशासनिक सहूलियतों के ध्यान में रखते हुए, उस टाइम पे भी ऐसा ही कहा गया था। इसका विरोध हुआ खास तौर से साउथ इंडिया में। जो मद्रास का क्षेत्र था, वो मद्रास के क्षेत्र में, उत्तर मद्रास में लोग जो बोलते थे वो तेलुगु बोलते थे, और दक्षिण में जो बोलते थे तमिल बोलते थे। तमिल तेलुगु वालों में लगातार विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेके राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था भाषा के आधार पे। तो लगातार विरोध होता रहा। इस विरोध में श्रीरंगवेल्लू जो थे उन्होंने एक बड़े नेता बन के आए और भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मौत होने की वजह से क्या हुआ, पूरे उस क्षेत्र में अशांति का भाव उत्पन्न हो गया। लोगों में रोष आ गया और मांग उठी कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन होना चाहिए। तब जाके एक नया आयोग फिर गठित किया गया, जिस आयोग का नाम था फैज़ल अली आयोग। फैज़ल अली आयोग 1953 में, इम्पोर्टेंट है, 1953 में ये स्थापित किया गया। और इसके 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे फैज़ल अली और इनके 2 सदस्य थे पणिकर और कुंजरू।
पणिकर, कुंजरू 2 इसके और सदस्य थे, यानी कि ये भी 3 सदस्य, कुल मिला के 3 सदस्य एक आयोग था। इस आयोग ने पहली बार कहा, जो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए देश में दंगे ना हो, देश में झगड़ा ना हो, और एक बड़ी समस्या जो खड़ी हो गई थी श्रृंगेरी वेलु के मरने के कारण, देहांत के कारण, उस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों में भाषाई आधार पे ही देश की क्या कर लेना चाहिए, जो राज्यों का जो विभाजन है, राज्यों का जो पुनर्गठन है, वो भाषा के आधार पे ही कर देना चाहिए। फैज़ल अली आयोग की रिकमेंडेशन मानी गई क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी उस टाइम पे जो समस्या थी, और भाषाई आधार पे या राज्य के पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1956 में। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला अलग राज्य गठन किया, और स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो बना आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे स्थापित हुआ। बात समझ में आई बच्चों? तब से लेके अब तक जो चीज़ें सामने आई 1956 से लेके अब तक, जो विभिन्न प्रकार से, ऐसा नहीं है कि आज भी भाषा के आधार पे ही राज्यों का विभाजन होता है, नहीं, उस टाइम पे उस परिस्थितियों के अनुसार राज्य भाषा के आधार पर कर दिया गया था, लेकिन अब विभिन्न आधारों के आधार पे राज्यों का विभाजन किया गया है। आपके सामने लिस्ट है। महाराष्ट्र व गुजरात 1960 में बॉम्बे से भाषा के आधार पर अलग हुए। दादर नागर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें ले लिया गया। गोवा दमन दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा 12वें संविधान संशोधन से इन्हें अधिकृत कर लिया गया। पुडुचेरी 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंप दिया गया। 14वें संविधान संशोधन से इन्हें मिला लिया गया। नागालैंड 1963 में नागा आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे भाषाई आधार पे नहीं, यहाँ पे नस्ल के आधार पे विभाजित किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये भाषाई आधार पे बना 1966 में। तीनों, हरियाणा की अलग भाषा थी, हिमाचल की पहाड़ी भाषा अलग थी। ठीक है, अगला आता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 72 में बने। 22वें संविधान संशोधन से इनका विभाजन हुआ। सिक्किम 1975 में बना 36वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसे भी प्रशासनिक आधार पर लिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड 2000 में, सन 2000 में बने। इन्हें अभी जो है प्रशासनिक आधार पे ही इनका विभाजन किया गया, कुछ का भाषाई आधार पे विभाजन किया। अब तेलंगाना 2015 में बना, 2016 में लागू हो गया है। तो तेलंगाना, देखिए तेलंगाना को भी भाषाई आधार पे नहीं, क्षेत्रीय आधार पे और प्रशासनिक सहूलियत के आधार पे इसका विभाजन किया गया। तो आज की कंडीशन में हमारे पास 29 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी इस तरीके से है जो आज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है बच्चों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देते रहिए। जो सजेशन, आपके सजेशन ऑलवेज़ वेलकम है, और जो ताकि हम भी उसमें इम्प्रूव कर सके, तो वो सब चीज़ें आप बताते रहिए। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। आप GS टुडे के इस चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे हम आपको लिंक दे देंगे, और इसके अलावा व्हाट्सएप का भी एक लिंक डाल देंगे ताकि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के लिए था। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूँगा। मैं अंकुर राठी। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।